इंडिविजुअल बिहेवियर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इंडिविजुअल बिहेवियर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होता क्या है? द वे इन विच एन एम्प्लॉय परफॉर्म्स हिज एक्शंस एंड शोज हिज पर्सनैलिटी ट्रेट्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय अपनी पर्सनैलिटी ट्रेट्स को यानी कि अपनी शख्सियत की खुसूसियात को किस तरीके से एक्सप्रेस कर रहा है, क्या बिहेवियर है किसी बंदे का ऑर्गेनाइजेशन में, एक एम्प्लॉय किस तरीके से एक्शंस परफॉर्म कर रहा है, उसका बिहेवियर किस तरीके का है, ये है उस ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल का बिहेवियर। यानी वर्क प्लेस पे एक इंडिविजुअल किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, इट इज कॉल्ड एज इंडिविजुअल बिहेवियर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इंडिविजुअल बिहेवियर किसे कहते हैं? इंडिविजुअल बिहेवियर मीन्स कंक्रीट एक्शंस बाय अ पर्सन। फॉर एग्जांपल, हाउ अ टीचर बिहेव्स इन क्लास रिफ्लेक्ट्स हिज बिहेवियर। इंडिविजुअल बिहेवियर कहा जाता है किसी भी एक सोशल सेटिंग में या किसी भी सेटिंग में कोई भी बंदा किस तरीके से बिहेव कर रहा है, किस तरीके से एक्शंस परफॉर्म कर रहा है। जैसे कि टीचर क्लास में किस तरीके से पढ़ा रहा है, स्टूडेंट क्लास में किस तरीके से पढ़ रहा है, ये इंडिविजुअल बिहेवियर है। फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशन में जब किसी इंडिविजुअल का बिहेवियर अफेक्ट होता है तो उसे कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे? यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी इंडिविजुअल का, किसी भी काम करने वाले के काम करने के तरीके को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं? वो पर्सनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, वो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं और इसके साथ साथ वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। पर्सनल फैक्टर्स कहा जाता है जाती फैक्टर्स को, यानी वो फैक्टर्स जो इंसान की अपनी जात से, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है। एज एंड जेंडर, इमोशनल इंटेलिजेंस, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन एंड रिलीजन एंड एबिलिटीज। एज या जेंडर किस तरीके से हमारी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को अफेक्ट करता है? सबसे पहले तो बढ़ती एज डायरेक्टली डिपेंड करती है आपकी परफॉर्मेंस पे, यानी कि जिस तरीके से इंसान की एज बढ़ती जाएगी इसी तरह इंसान की जो एब्सेंटीज हैं, यानी कि जॉब से छुट्टियां करने की, हेल्थ इश्यूज की वजह से जॉब से छुट्टियां करना ज्यादा हो जाता है और प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होगी। इसके साथ साथ जेंडर, डिफरेंट रिसर्चेस ने ये बताया है कि मैन या वुमेन जेंडर डिफरेंस कोई भी नहीं होता, स्किल्स की बिना पे कोई जेंडर डिफरेंस नहीं होता। एक स्किल अगर सीखा जाए तो वो वुमेन भी परफेक्टली परफॉर्म कर सकती है और मैन भी, लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि डायरेक्टली अपना रोल प्ले करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में। जैसे कि जिस इंसान पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होंगी, चाहे वो मैन है या वुमेन है, जिस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होंगी उसकी जॉब परफॉर्मेंस अच्छी होगी क्योंकि उसे उस जॉब की जरूरत है। अलबत्ता कुछ जॉब्स ऐसी हैं जो स्पेशली डिजाइन फॉर मैन होती हैं, जो कि हैवी जॉब्स होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि एज तो इफेक्ट करती है, एज इफेक्ट करेगी। बढ़ती उम्र के साथ साथ हेल्थ इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से इंसान परफेक्ट परफॉर्म नहीं कर सकता, उसकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होती है, उसमें डिक्लाइन आता है और उसकी एब्सेंटीज ज्यादा होती हैं। लेकिन रिसर्चर्स ने यह बताया कि जेंडर का कोई इफेक्ट नहीं होता। आप अगर स्किल सीख रहे हो, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो, आप जॉब परफेक्टली परफॉर्म कर सकते हो। उसके बाद जो सेकंड आ जाता है हमारे पास, इमोशनल इंटेलिजेंस। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को जो अफेक्ट करती है वो इमोशनल इंटेलिजेंस भी हो सकती है। इमोशनल इंटेलिजेंस के मजीद 5 फैक्टर्स हैं। सेल्फ अवेयरनेस, यानी कि जो इंसान ज्यादा कॉन्फिडेंट होगा, अपने आप को जानता होगा, अपने स्किल्स को जानता होगा, वो अच्छे तरीके से जॉब परफॉर्म कर सकता है। सेल्फ रेगुलेशन, यानी कि वो इंसान जो एडजस्ट कर सके। ओपननेस टू चेंज, यानी कि वो चेंजेस को अडॉप्ट कर सके, एडजस्ट कर सके अपने आप को, वो ज्यादा अच्छे तरीके से जॉब परफॉर्म करेगा। मोटिवेशन, जब इंसान के अंदर एक स्ट्रॉन्ग नीड होगी उस जॉब के लिए, अब हर हाल में फूड और शेल्टर चाहिए, इस जॉब की जरूरत है, तो वो और अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगा ताकि वो जॉब उसके हाथों से चली ना जाए। एम्पैथी, एम्पैथी का मतलब है कि आप अपनी एक्सपर्टीज बिल्ड करो और उसके बाद अच्छे तरीके से सर्विस प्रोवाइड करो अपने कस्टमर्स को या अपनी कंपनी के टुवर्ड लॉयल बिहेवियर रखो। सोशल स्किल्स, यानी कि कितने अच्छे तरीके से आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो अपनी टीम मेंबर्स से, अपनी टीम को लीड कर रहे हो। ये पांचों के पांचों फैक्टर्स डायरेक्टली आपकी जो जॉब बिहेवियर है या ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है उसे अफेक्ट करते हैं और इनका पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अगर ये सब ज्यादा होंगे तो आपकी जॉब प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। नेक्स्ट आ जाता है मैरिटल स्टेटस। मैरिटल स्टेटस का भी एब्सेंट होने के साथ साथ और जॉब सेटिस्फेक्शन के साथ रिलेशनशिप है, ये भी इन्फ्लुएंस करता है आपकी एब्सेंटीज को और जॉब सेटिस्फेक्शन को।
रिसर्चर्स ने ये बताया है कि जो मैरिड एम्प्लॉयज़ हैं उनकी एब्सेंटीज कम होती हैं एज कम्पेयर टू अनमैरिड एम्प्लॉयज़, क्योंकि जो मैरिड एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो उनकी जॉब से रिलेटेड होती हैं, इसलिए वो अपनी जॉब को लेकर ज़्यादा कॉन्शियस और सीरियस होते हैं एज कम्पेयर टू अनमैरिड एम्प्लॉयज़। एजुकेशन एंड रिलीजन। एजुकेशन किस तरीके से इफेक्ट करती है कि जब किसी इंसान की एजुकेशन लेवल ज़्यादा होगा, जब एक पढ़ा लिखा इंसान, एक एक्सपर्ट इंसान जॉब करेगा तो अपनी जॉब को लेके उसके जहन में कुछ पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस होंगी, जैसे कि उसकी इनकम ज़्यादा हो, उसके पास फैसिलिटीज़ ज़्यादा हों, जॉब को हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए या फिर शेल्टर वगैरह एक्सपेक्ट करना। जितना पढ़ा लिखा इंसान होगा उतनी ज़्यादा उसकी एक्सपेक्टेशंस होंगी अपनी जॉब से। लेकिन इसका नेगेटिव आउटकम क्या हो सकता है कि हो सकता है अगर ये फैसिलिटीज़ इंसान को ना मिलें तो वो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड ना हो। अगर ये फैसिलिटीज़ पढ़े लिखे इंसान को मिल जाती हैं तो वो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड होगा और उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। रिलीजन। रिलीजियसली बेस्ड जो कल्चर्स होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो इंसान जो अपने रिलीजन को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस होता है, मॉरल्स को, एथिक्स को, वो अपनी वर्क प्लेस पे सच बोलता है, सच को प्रमोट करता है, अपने टीम मेंबर्स की हेल्प करता है और इस किस्म का इंसान प्रोडक्टिव हो सकता है। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं एबिलिटीज़। एबिलिटीज़ में हमारे पास वो कैपेबिलिटीज़ होती हैं कि किस तरीके से एक इंसान कोई काम अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकता है। इसमें इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ भी आ सकती हैं, यानी कि जहनी सलाहियतें, इंसान कितने अच्छे तरीके से कोई नया हुनर सीख रहा है, ये भी आ सकती हैं। फिजिकल एबिलिटीज़ भी आ सकती हैं कि वो चीज़ें जो इंसान अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पा रहा है। तो फिजिकल और इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ जिस इंसान की ज़्यादा होंगी उसका ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा और वो ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और टास्क परफॉर्म कर सकता है। फिर हमारे पास आ जाते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, यानी कि वो फैक्टर्स जो साइकोलॉजिकली, जो मेंटली आपके ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में आप किस तरीके से अपने एक्शंस परफॉर्म कर रहे हो इस पे असर डालते हैं। वो फैक्टर्स हैं परसेप्शन, वैल्यूज, एटीट्यूड्स, साइकोलॉजिकल नीड्स एंड पर्सनैलिटी मोटिवेशन। परसेप्शन। परसेप्शन आता है हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, यानी किसी भी चीज़ को या सिचुएशन को हम किस नज़र से देखते हैं, हम क्या समझ रहे हैं उसके बारे में, ये है परसेप्शन। मिसाल के तौर पे अगर रेलवे में कोई क्लर्क है, उसके सामने एक वेल ड्रेस्ड पर्सन जाता है तो वो उसे हाई स्टेटस का समझ के ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करेगा एज कम्पेयर टू अगर उसके सामने कोई बिगड़े हुए हुलिये वाला, अजीबोगरीब कपड़ों वाला, फटे पुराने कपड़ों वाला इंसान जाता है तो वो उसे वेट करवा सकता है, वो वेल ड्रेस्ड पर्सन का काम ज़्यादा जल्दी कर सकता है। तो ये परसेप्शन है। परसेप्शन साइकोलॉजिकली अफेक्ट करते हैं एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को। जिस तरीके से क्लर्क ने वेल ड्रेस्ड पर्सन का काम ज़्यादा जल्दी किया है एज कम्पेयर टू इल ड्रेस्ड पर्सन। उसके बाद आ जाती हैं वैल्यूज़। वैल्यूज़ एक इंसान का वो कंसेप्ट है जो उसे बताता है क्या गलत है, क्या सही है और क्या आपकी विश होनी चाहिए या क्या ठीक नहीं है आपके लिए। वैल्यूज़ एक फाउंडेशन होती हैं आपके बिहेवियरल एक्सपीरियंसेस की, यानी कि जो आपकी वैल्यूज़ हैं, जो आपकी सोच है कि क्या गलत है क्या सही है, उसी पे आपका बिहेवियर डिपेंड करता है। आप अपनी वैल्यूज़ को फॉलो करने की कोशिश करते हो। अब यही है जो एक ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को एक दूसरे से डिफरेंट करता है। डिफरेंट लोगों की डिफरेंट वैल्यूज़ हो सकती हैं, हो सकता है वो डिफरेंट कल्चर से हैं, लेकिन मॉडर्न बिजनेस में मैनेजर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन किस किस्म की वैल्यूज़ को फॉलो कर रहा है। मैनेजर्स को टेक्निक्स आनी चाहिए, स्ट्रेटजीज आनी चाहिए कि वो डिफरेंट कल्चर से आए हुए लोगों को, डिफरेंट वैल्यूज़ को सिर्फ फॉलो करने वाले लोगों को आपस में टीम वर्क करने के लिए प्रमोट कर सकें, इनकरेज कर सकें। एटीट्यूड्स। एटीट्यूड्स हमारे पास वो तरीके आते हैं जिनमें हम अपनी परसेप्शंस को एक्सप्रेस करते हैं या फिर अपनी परसेप्शंस को ऑर्गेनाइज करते हैं। एटीट्यूड के बेसिक 3 एलिमेंट्स होते हैं। फीलिंग्स, जो हम फील करते हैं, थॉट्स हम उसे सोचेंगे और उसके बाद हम उन थॉट्स को अपने बिहेवियर्स के थ्रू एक्सप्रेस करेंगे। जिस इंसान का अपनी जॉब को लेके पॉजिटिव एटीट्यूड होगा या अपनी लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, वो लाइफ में पॉजिटिविटीज देखेगा, जो ऑप्टिमिज्म होगी जिस इंसान के अंदर, वो अपनी जॉब को ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगा बजाय उस इंसान के जो नेगेटिव एटीट्यूड रखता हो। नेगेटिव एटीट्यूड वाला बंदा हमेशा हर बात के बारे में शिकवे ही करता रहता है। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं साइकोलॉजिकल नीड्स। साइकोलॉजिकल जो नीड्स होती हैं, यानी कि इंटरनल नीड्स होती हैं किसी बंदे की, जो वो भी उसके बिहेवियर को अफेक्ट करती हैं कि किस तरीके से वो ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में परफॉर्म कर रहा है।
अब साइकोलॉजिकल नीड्स किसी ऑर्गेनाइजेशन में बंदे की जो होती हैं वो 3 किस्म की हो सकती हैं। नीड फॉर एक्सीलेंस, यानी कि बंदा कॉम्पिटेंट होने की कोशिश करता है कि सबसे अच्छे तरीके से वो काम करे। नीड फॉर अफिलिएशन, यानी कि वो क्लोज रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करते हैं अपने मैनेजर से, अपने लीडर्स से, ताकि उसके बेनिफिट्स का ख्याल रखा जाए, अच्छी कम्युनिकेशन हो और उसकी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड किया जा सके। एंड नीड फॉर पावर, यानी कि जो हाई ऑफिशियल्स होते हैं या ऊंचे ओहदों पे काम करने वाले लोग होते हैं वो पॉलिटिक्स इख्तियार करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स इख्तियार करते हैं या डिफरेंट तरीके अप्लाई करते हैं कि उन्हें पावर मिल सके, प्रमोशंस वगैरह। तो ये 3 ऐसी नीड्स हैं जो जितनी ज़्यादा होंगी उतना प्रोडक्टिव बिहेवियर होगा इंसान का। यानी कि जो इंसान एक्सीलेंट होना चाहेगा, कॉम्पिटेंट बिहेवियर रखना चाहेगा, अपने बिहेवियर को अच्छा रखेगा ताकि वो सबसे अच्छा कहलाए, तो वो और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। फिर हमारे पास आ जाता है पर्सनैलिटी एंड मोटिवेशन। पर्सनैलिटी होता है किसी भी इंसान की वो खूबियाँ या हामियाँ जो उस इंसान के इंटरप्रेट करती हैं, उस इंसान के बिहेवियर को इंटरप्रेट करती हैं। एक इंसान की पर्सनैलिटी कैसी है वो बताएगी कि वो किस किस्म की जॉब के लिए सुइटेबल है। मिसाल के तौर पे एक इंसान की पर्सनैलिटी है कि वो हार्ड जॉब्स अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है, या जो एक्सट्रोवर्ट लोग हैं उन्हें टूरिस्ट कंपनीज ज़्यादा हायर कर सकती हैं क्योंकि उन्हें पता है ये एक्सट्रोवर्ट्स हैं, ये अपनी जॉब के लिए परफेक्ट हैं। तो एक इंसान की पर्सनैलिटी की जो खसूसियात हैं वो हमें बताती हैं कि वो इंसान किस किस्म का टास्क परफॉर्म कर सकता है। और मोटिवेशन, जो वर्कर्स जितने ज़्यादा खुश होंगे वो उतना ज़्यादा अच्छा काम करेंगे, और खुश होने के लिए उनके अंदर मोटिवेशन का होना ज़रूरी है। अब वो मोटिवेशन इंटरनल भी हो सकती है, जैसे कि उन्हें काम की ज़रूरत है पैसे कमाने के लिए, या एक्सटर्नल भी हो सकती है, हम उन्हें इंसेंटिव्स दे के उनसे अच्छा काम करवा रहे हैं, कोई इनाम दे के उनसे अच्छा काम करवा रहे हैं। थर्ड हमारे पास आ जाते हैं जो फैक्टर्स किसी बंदे के कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं, वो हैं ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स। ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स जो हैं हमारे पास ये अफेक्ट करते हैं हमारी कैपेबिलिटी को कि किस तरीके से हम कंपनी में अपना बिहेवियर शो करेंगे। सबसे पहले आ जाता है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड क्लाइमेट। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर जिस तरीके का होगा या ऑर्गेनाइजेशन में किस किस्म का कल्चर है, किस किस्म का माहौल है, ये डायरेक्टली अफेक्ट करता है कि किस तरीके से एम्प्लॉयज काम करेंगे और कितने एम्प्लॉयज अपनी जॉब को लेकर सेटिस्फाइड होंगे। ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट 4 किस्म का हो सकता है। ऑटोक्रेटिक, जिसमें लीडर के पास सारा इख्तियार हो, ऐसे में एम्प्लॉयज लेस सेटिस्फाइड हो सकते हैं लेकिन उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी क्योंकि उन्हें पता होगा कि हमने लीडर के ऑर्डर्स को हर हाल में फॉलो करना है। ब्यूरोक्रेटिक, ब्यूरोक्रेटिक में एक प्रॉपर सिस्टम होता है जो रूल करता है, जो रूल्स इनिशिएट करता है, इंट्रोड्यूस करवाता है, उन रूल्स को फॉलो करना होता है। इसमें जॉब सेटिस्फेक्शन कम हो सकती है क्योंकि इसमें रूल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। टेक्नोक्रेटिक एंड डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक में ऐसे होता है कि तमाम एम्प्लॉयज़ को अपनी राय का इजहार करने का हक हासिल होता है, उनके ओपिनियंस लिए जाते हैं। इसमें एम्प्लॉयज ज़्यादा सेटिस्फाइड होंगे लेकिन चांसेस हैं प्रोडक्टिविटी कम हो सकती है। सेकंड हमारे पास आ जाता है टेन्योर एंड रिवॉर्ड सिस्टम। टेन्योर कहते हैं कितने तवील दौरानिए तक एक इंसान ने किसी ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में काम किया है। टेन्योर का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है प्रोडक्टिविटी और जॉब परफॉर्मेंस के साथ, यानी कि जितने लंबे अरसे तक किसी इंसान ने इदारे में काम किया है वो उतना ज़्यादा लॉयल होगा अपने इदारे के लिए और वो अपनी जॉब टाइप को समझ चुका होगा, इसलिए उसकी जॉब परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी होगी। जॉब प्रोडक्टिविटी हैज़ डायरेक्ट एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप विद सीनियरिटी, यानी कि जितना सीनियर कोई एम्प्लॉय होगा उतनी ज़्यादा उसकी जॉब प्रोडक्टिविटी होगी। कैसे? उसे पता होगा उसकी जॉब की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं और वो अपनी जॉब की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने की टेक्निक स्ट्रेटजीज जानता होगा। जैसे कि एक टीचर अगर एक स्कूल में 10 साल से 9-10 को पढ़ा रहा है तो उसे अच्छे तरीके से पता होगा कि इस कोर्स को कितने टाइम में किस तरीके से कितने अच्छे तरीके से कवर किया जा सकता है। और रिवॉर्ड सिस्टम के साथ भी जॉब प्रोडक्टिविटी का पॉजिटिव रिलेशनशिप है। जितना अच्छा हमारा रिवॉर्ड सिस्टम होगा उतनी ही ज़्यादा इंडिविजुअल्स की काम करने की, परफॉर्मेंस करने की कैपेबिलिटी ज़्यादा होगी, उतना ही ज़्यादा वो इनकरेज होंगे। यानी कि अगर हम एम्प्लॉयज़ को सर्टिफिकेट्स देते हैं या कोई इंसेंटिव देते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो वो और ज़्यादा इनकरेज होंगे ताकि हम अच्छा काम करें। थर्ड फैक्टर जो कि किसी भी एम्प्लॉय के काम करने के तरीके को इफेक्ट कर सकता है वो है लीडरशिप स्टाइल। डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स के एम्प्लॉयज़ पे डिफरेंट इफेक्ट्स होते हैं। सबसे पहले ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल आ जाता है जिसमें सिर्फ लीडर फैसला लेता है और बाकियों से कंसल्ट नहीं करता और दूसरों को धमकी देता है। जिसने ऑर्डर फॉलो नहीं करना, डिसीजन फॉलो नहीं करना, वो जॉब छोड़ सकता है। तो इस किस्म में
जो जॉब सेटिस्फेक्शन है वो कम हो सकती है, लेकिन प्रोडक्टिविटी हाई होगी, क्योंकि एम्प्लॉयज को डर होगा कि उनकी जॉब न चली जाए। डेमोक्रेटिक में तमाम लोगों की राय ली जाती है, ऐसे में मुश्किल आ सकती है एक फैसला तय करने में कि किस फैसले को लिया जाए, क्योंकि वाइड रेंज ऑफ ओपिनियंस होती है, तो ये ढूंढने में मुश्किल हो सकती है कि कौन सा ओपिनियन बेस्ट है। पार्टिसिपेटिव में छोटे बड़े हर लेवल के काम के लिए डिफरेंट एम्प्लॉयज अपनी मर्जी के सजेशंस दे सकते हैं। इस किस्म के लीडरशिप स्टाइल में इनकरेज किया जाता है रिवॉर्ड्स की मदद से, और परफॉर्मेंस अच्छी की जा सकती है। कंसल्टेटिव में क्या होता है कि डे टू डे डिजाइन होते हैं। आज अगर मिसाल के तौर पे एक बॉटल्स बनाने वाली फैक्ट्री है, तो आज एक दिन में 10 बॉटल्स हर हाल में बननी है या 10,000 बॉटल्स हर हाल में बननी है। तो ये डे टू डे रूल्स बनाते हैं और डे टू डे लीडरशिप स्टाइल होता है इनका। आज के मसले में यानी कि एक ऑर्डर है, कम टाइम में पूरा करना है, ओवर टाइम लगाना है। इस किस्म की जो लीडरशिप स्टाइल्स होते हैं वो होते हैं कंसल्टेटिव लीडरशिप स्टाइल्स। और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में कोई एक लीडरशिप स्टाइल अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकता। लीडर को अपना लीडरशिप स्टाइल चेंज करने की जरूरत आ सकती है डिफरेंट सिचुएशंस के हिसाब से। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हमारे पास आ जाते हैं दो किस्म के। इकोनॉमिक फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं किसी भी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को, और टेक्नोलॉजिकल चेंज जो है वो किसी भी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकता है। इकोनॉमिक फैक्टर्स किस तरीके से किसी भी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकते हैं? सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, यानी कि अगर इंसान को डर होगा कि उसकी जॉब किसी भी टाइम पे जा सकती है, इस जॉब के लिए बहुत सारे लोग पहले से मार्केट में मौजूद हैं, तो वो अपनी जॉब को लेकर ज़्यादा सीरियस होगा। सैलरीज एंड वेजेस, सैलरीज और वेजेस जितनी ज़्यादा कंफर्टेबल होंगी या जितनी ज़्यादा वो सेटिस्फाइंग होंगी, उतना ज़्यादा एक एम्प्लॉय अपनी जॉब से सेटिस्फाइड होगा और अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगा, बजाय इसके कि अगर एक एम्प्लॉय को अपनी जॉब से मुश्किल किस्म की या मुख्तलिफ शिकायत होंगी तो वो अच्छे तरीके से जॉब परफॉर्म नहीं कर सकता। जनरल इकोनॉमिक आउटलुक, यानी कि जब एक कंपनी ही खसारे में जा रही है तो वो कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को किस तरीके से अच्छा ट्रीट करेगी। ऐसी कंपनीज में एम्प्लॉयज़ की जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो सकती है। पॉलिटिकल स्टेटस जब मुल्क का ख़राब है, मुल्क के हालात ही ख़राब हैं, तो एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस का इस पे नेगेटिव असर हो सकता है कि जब मुल्क के हालात ही ख़राब है, मुल्क के पास इतने वसाइल ही नहीं है, एम्प्लॉयज़ को इतनी वेजेस मिल ही नहीं रही हैं, तो एम्प्लॉयज़ किस तरीके से अपना बेस्ट जो प्रोडक्टिविटी है या बेस्ट पोटेंशियल यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है टेक्नोलॉजिकल चेंज, यानी कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी में आने वाले चेंजेस एक इंडिविजुअल की जॉब अपॉर्चुनिटी को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि रोबोट्स के आने से या ऑटोमेटिक मशीन्स के आने की वजह से जॉब्स की तादाद कम हो गई है, वैकेंसीज कम हो गई हैं, क्योंकि मशीनों से काम ज़्यादा लिए जाने लगा है। इसके साथ साथ जो आम काम करने वाले लोग हैं या जो मजदूर तबके के लोग हैं, उनकी तनख्वाहें कम हो गई हैं, क्योंकि उनके हिस्से का काम मशीनों से लिया जाने लगा है। तो इससे वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी पे नेगेटिव असर हुआ है।